Hello everyone, welcome back to Sankhya Academy and today we are going to continue with the lecture जो कि अब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज में। और फंडामेंटल राइट्स में अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 22 तक कर लिया था, जो कि अरेस्ट और डिटेंशन में जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता था। अब हमें स्टार्ट करना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर बात करी जाए, इसमें आर्टिकल नंबर 23 आता है सबसे पहले। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं इस आर्टिकल को, इस ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको। सो आर्टिकल नंबर 23 जो है प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, वेगर एंड एनी अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। यानी यहाँ पे तीन चीज प्रोहिबिट हो रही है, यानी दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। यानी पहला क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है अलाउड नहीं है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है अलाउड नहीं है। बेगर जो है अलाउड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा लिख के दे रहा है कि जो बेगर है वो अलाउड नहीं है। और या फिर किसी भी अदर टाइप या किसी भी अदर फॉर्म का फोर्स लेबर जो है अलाउड नहीं है। सो दिस इज व्हाट दिस इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 23। तो ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब एक बार ये टर्म समझ लेते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, या ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है, बेगर का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर फोर्स लेबर है उसका मतलब क्या है, एक बार वो हम समझ लेते हैं। बट ये चीज आप प्लीज नोट कर लीजिएगा दैट आर्टिकल 23 इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल है, चाहे कोई बाहर से इंसान आ रहा है, कोई किसी भी देश का इंसान इंडिया में आ रहा है, या फिर इंडियन सिटीजन्स है, उनके लिए तो ऑफ कोर्स अवेलेबल होगा ही। लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी अवेलेबल है ये। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर घूमने आता है कोई टूरिस्ट, तो उसका जो है ट्रैफिक ऑफ मतलब वो जो ह्यूमन ट्रैफिक है उनके लिए अलाउड होगी, तो ऐसा नहीं है, तो उनके लिए भी प्रोहिबिटेड है। उनके साथ भी गलत नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। सो ये जो आर्टिकल नंबर 23 है, ये जो है स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के ही अगेंस्ट है। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द प्राइवेट इंडिविजुअल। यानी अगर कोई गवर्नमेंट या फिर कह सकते हो अगर कोई गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स कर रही है या फोर्स लेबर करवा रही है, ठीक है, तो वो ये जो आर्टिकल नंबर 23 है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन देता ही है। इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जो फोर्स्ड लेबर करवा रहा है किसी दूसरे इंसान को, ठीक है, साथ में, या फिर क्या कह सकते हो कोई अगर इंसान है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। दैट इज दिस आर्टिकल नंबर 23। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ये देखो, ये एक पुराना मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे डाला हुआ है। पहले जमाने में ऐसे जो है पैम्फलेट्स हुआ करते थे, जो कि कह सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्लेव ट्रेड था उसमें यूज करा जाता था। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, वैल्यूएबल स्लेव्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है 2 वुमेन 5 चिल्ड्रन। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, या मैन वुमेन सभी का जो है ट्रेड होता था। देखो लिखा होगा यहाँ पे मैन टू आर मोस्टली यंग। तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, ह्यूमन को एज अ स्लेव्स यूज करा है या नहीं जा रहा। तो क्या कोई इंसान चाहेगा कि भाई वो स्लेव की तरह ट्रीट हो, क्या उससे फोर्स लेबर कराया जाए, उसको पैसा ना दिया जाए काम करने का, ऑफकोर्स नहीं चाहेगा। ऐसी तरह की जो हिस्ट्री में जो है प्रैक्टिसेस थी वो देखी गई है। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है स्लेव्स के बारे में बात करी जाएगी, तो आप लोग उस चीज को ध्यान से पढ़ना। हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23, वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है इन सभी चीजों के अगेंस्ट। एक बार देखते हैं। तो मैंने बताया था कि देर आर 3 टर्म्स इन आर्टिकल नंबर 23। सबसे पहली जो टर्म थी वो क्या था, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। क्या था, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो एक बार ये देखते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहला मतलब इसका आता है, सबसे पहला पॉइंट यह है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। यानी जो आर्टिकल नंबर 23 है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है किसी इंसान या फिर कह सकते हो किसी मैन को, वुमेन को या फिर चिल्ड्रन को गुड्स यानी सामान की तरह बेचा और खरीदा जाना। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, बेचा या फिर खरीदा जाना, दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इसी तरह से अगर इमोरल ट्रैफिक हो रहा है वुमेन का, चिल्ड्रन का, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, तो वो भी क्या है, किसमें इंक्लूड करता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। उसका मतलब क्या होता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहला मतलब क्या है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का, दैट इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, यानी सामान की तरह उनकी खरीदी और खरीदना और बेचना, इंसानों को, इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। इसी तरह से अगर इमोरल ट्रैफिक है वुमेन का या फिर चिल्ड्रन का या प्रोस्टिट्यूशन का, तो वो भी क्या है, किसमें इंक्लूड होता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। इसी तरह से जो देवदासीज है,
वो भी अलाउड नहीं है, वो भी किस में आता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में आता है। इसी तरह से जो स्लेवरी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, किसी इंग्लैंड विंग्लैंड यहाँ पे कहीं का होगा ये जो है, ठीक है, ये जो पैम्फलेट है जिसमें एडवर्टीजमेंट करी गई है कि भाई स्लेव्स को बेचा जा रहा है, जिसमें वुमेन है, चिल्ड्रन है, मेन है, और मेन जो है क्या लिखा हुआ है, मोस्टली यंग है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्लेवरी भी जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के अंडर ही आता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और इसमें जो है पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि भाई पार्लियामेंट जो है ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर कानून बना सकता है, जिसमें अगर कोई इंसान ये करता पकड़ा जाए कि किसी इंसान को फोर्स कर रहा है या फिर बेचा और खरीदा जा रहा है, तो उसमें क्या है, प्रॉपर पनिशमेंट दी जा सकती है किसी भी इंसान को, अगर वो इन सब चीजों में, इन सारे एक्ट्स में जो है क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। सो पार्लियामेंट ने जो है इसी वजह से एक कानून बनाया है जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। सो इसमें क्या है, प्रॉपर जो है पनिशमेंट्स लिखी गई हैं, प्रॉपर लॉज हैं जो कि इसको गवर्न करते हैं, दैट इज या फिर प्रोहिबिट करते हैं ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो टर्म थी आर्टिकल नंबर 23 में, वो क्या था, वो उसका उसमें लिखा था बेगर। बेगर का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी वर्क विदाउट रिन्यूमरेशन। यानी जब काम तो आपसे करवा लिया जाए, ठीक है, आपसे काम तो करवा लिया जाए, वो भी फोर्सफुल, ठीक है, वो भी फोर्सफुली आपसे अगर काम करवा लिया जाए, लेकिन आपको रिन्यूमरेशन ना मिले, लेकिन आपको रिन्यूमरेशन ना मिले, ठीक है, कोई भी अवार्ड आपको ना मिले, कोई पैसा ना मिले, लेकिन आपसे जबरदस्ती अगर काम करा जाए कराया जाता है, तो उसको वो किस में इंक्लूड होता है, बेगर में इंक्लूड होता है। एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल नंबर 23 किससे बचा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन से बचा बचा रहा है। किसकी एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेशन कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी है। इसी तरह से अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी आर्टिकल नंबर 23 जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग जो है गांव से अपने होम सर्वेंट्स को लेकर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा उनके साथ कह सकते हो यातनाएं देते हैं, मतलब उन्हें उन्हें परेशान करते हैं, ठीक है, टॉर्चर करते हैं और फिर अपना काम भी करवाते हैं। आपने देखा होगा काफी अर्बन एरियाज में काफी ये केसेस सुनने को मिलते हैं, बंद करके रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, इवन पैसा भी नहीं देते, सिर्फ थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं। सो ये किस में इंक्लूड होता है, ये बेगर में इंक्लूड होता है। तो दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ये पूरा प्रोहिबिटेड है, इसमें कोई भी कह सकते हो छूट नहीं है, पनिशमेंट प्रॉपर मिल सकती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लोकल जमींदार पिछले जमाने में क्या करा करते थे, अपने जो टेनेंट्स होते थे उनको उनसे काम करवा लिया करते थे बिना किसी पेमेंट के, उनसे काम करवा लिया करते थे बिना किसी पेमेंट के। तो ये किसमें आ जाता है, ये बेगर में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इमेज भी अटैच करी हुई है कि ये लोग काम कर रहे हैं जिस तरह से। सो आर्टिकल जो अब नेक्स्ट जो टर्म है, तो टोटल 3 टर्म हमने देखी यहाँ पे। तो पहली टर्म तो हमने समझ लिया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब समझ लिया, बेगर का मतलब समझ लिया। अब ये देखते हैं कि एनी अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर का मतलब क्या है। अब एक बार ये समझ लेते हैं। तो सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, फोर्स लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है, यानी एक बार ये देख लेते हैं। सो फोर्स लेबर का मतलब है किसी भी इंसान को कंपेल करना काम करने के लिए उसकी विल के अगेंस्ट। यानी अगर कोई इंसान आपको बोले कि भाई आपको जो है कोल माइन में काम करना है, कोल माइंस में काम करना है, अगर आप खुश हो कोल माइंस में काम करने के लिए, आपको मजा आता है काम करने में, ठीक है, आप चाहते हो कि कोल माइंस में काम करना, तो वो जो है बॉन्डेड लेबर या फोर्स्ड लेबर में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते और आपको फोर्सफुली मार पीट के डरा धमका के, ठीक है, आपको ब्लैकमेल करके अगर कोई कोल माइंस में काम करवा रहा है, तो वो किस में आएगा, बॉन्डेड लेबर या फिर फोर्स लेबर की कैटेगरी में आएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज और हर विल, ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 में। और किस टर्म का मतलब होता है, ये होता है सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर या फिर बॉन्डेड लेबर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई फोर्स का मतलब जो है हमेशा मारना पीटना ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्स का मतलब यहाँ पे जो है फिजिकल और लीगल फोर्स तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज, दैट इज वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर कोई कह सकते हो, अगर आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाए और जबरदस्ती काम करवा के जो है आपको एक मिनिमम वेज भी ना दे, एक मिनिमम वेज भी अगर नहीं देता है, तो वो भी किस में आता है, फोर्स में ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे 100 रुपए मिलने चाहिए थे एक दिन पूरे दिन के अगर काम के, 1000 रुपए फॉर एग्जाम्पल मिलने चाहिए थे, लेकिन आपको अगर 100 रुपए ही मिलते हैं, तो ये क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कंपल्शन हो रहा है। होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अगर कोई आपसे काम करवाए, ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल लोन ले लिया किसी से, ठीक है, आपने अगर लोन ले लिया
फॉर एग्जाम्पल किसी जमींदार से, किसी लोकल बंदे से, गाँव में काफी चलता है ये चीज। ठीक है, तो मनी लेंडर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। तो अगर आपने वहां से लोन ले लिया और आप कह सकते हो गलती से नहीं चुका पा रहे, तो वो जो मनी लेंडर है वो आपसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता, वो आपसे फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता, क्योंकि आप नहीं करना चाहते ऑफ कोर्स काम, आप अपना पैसा तो चुकाना चाहते हो, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से आप नहीं चुका पा रहे, मतलब कोई इंसान जो है नहीं चुका पा रहा, तो क्या होगा? तो जमींदार या फिर मनी लेंडर बोल रहे हैं कि भैया आप ऐसा करो, हमारे खेत में काम करो, और जबरदस्ती आपको काम करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, क्योंकि इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस के जरिए जो है आपको फोर्स करा जा रहा है कि भाई आप ये जो है पर्टिकुलर काम को करिए। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे एक्ट्स निकाले हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट निकाला है गवर्नमेंट ने 1948, और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन जो इंडियन सिटीजन्स हैं जो या जो बाहर के सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो है एक्ट्स निकाल रखे हैं, ताकि उनसे फोर्सफुली किसी भी इंसान से फोर्सफुली काम ना करवाया जाए। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 23 में। जिस तरह से हमने सारे आर्टिकल्स में जो है एक्सेप्शंस पढ़े हैं, इसी तरह से इस आर्टिकल में भी हमें एक्सेप्शंस पढ़ना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। सो आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है, ये इसी के अंदर है, मतलब आर्टिकल 23 में ही लिखा हुआ है ये चीज, कि भाई जो है स्टेट जो है या फिर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके पास परमिट है या फिर कह सकते हो उसके पास ऐसी चीज अलाउंस है कि वो कंपलसरी सर्विस, ठीक है, इंसानों से जो इंडियन सिटीजन है उनसे ले सकता है फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, सो इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस टू फॉर पब्लिक पर्पसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया कहीं पे बहुत बड़े वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, अगर इंडिया बहुत बड़े वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, जहां पे कह सकते हो आर्मी भी कम पड़ रही है, आर्मी भी कम पड़ रही है, आर्मी हो गया, बाकी जितनी हमारी मिलिट्री पर्सनल है, अगर वो कम पड़ रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ऐसा कोई कानून ला सकती है, या फिर ऐसी कोई कह सकते हो कंपलसरी सर्विस जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है कि भाई सारे जो सिविलियंस हैं उनको भी कह सकते हो काम करना पड़ेगा, उनको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि सिविलियंस भी भाग सकते हैं ऐसी सिचुएशन। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे। और ऐसा नहीं है कि अगर मिलिट्री सर्विस अगर गवर्नमेंट जो है करवा रही है तो उसमें जो है जबरदस्त उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बट ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने फोर्स करा हो इंडिविजुअल्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम तो अगर गवर्नमेंट करवा रही है कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है भाई काम करवा रही है मिलिट्री कह सकते हो पर्पसेस के लिए या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन इस केसेस में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता गवर्नमेंट, इस केसेस में जो है गवर्नमेंट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और क्लास। RRCC का मतलब है रिलीजन रेस और कास्ट और क्लास। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह सकते हो रिच है, यहाँ पे पुअर है, ठीक है, या एक्स धर्म का है, यहाँ पे वाई धर्म का है, ठीक है, एक्स रिलीजन वाई रिलीजन। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सारे सिविलियंस को जो है किसमें आना है, हमारे लिए कह सकते हो सोशल सर्विस करनी है गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए सोशल सर्विस करनी है, या वॉर हो गया है तो हमें हमें सिविलियंस की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है रिच को छोड़ दे, सिर्फ गरीब गरीब लोगों को उठा ले। ठीक है, कि भाई सिर्फ गरीब लोगों को कंपलसरी वर्क करवाए। सो दिस इज व्हाट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस इज प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं है। अगर काम करवाना है तो सभी से करवाना पड़ेगा, तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और क्लास। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब आर्टिकल नंबर 24 हमें करना है, तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो ये जो सीरीज है होप सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज www.sankhya-the-library.com। आप पढ़ते हैं सीधा आर्टिकल नंबर 24 जो कि प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल नंबर 24 भी जो है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट ही है। ठीक है, होप सबको समझ आ रहा होगा, और ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 24। यहाँ से फोटो से देख के समझ आ गया होगा, यहाँ एक बच्चा है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, और काफी ज्यादा कह सकते हो डेंजरस फैक्ट्री है हमें लग रही है। इसी को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 24, दैट इज 24। इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी फैक्ट्री, माइन एंड अदर हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे। यानी अगर कोई कह सकते हो बच्चा है जो जिसकी एज कितनी है 14 ईयर्स से कम है, किससे कम है 14 ईयर्स से कम है, तो उससे जो है काम नहीं करवाया जा सकता किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में, या फिर किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में, जैसे फॉर एग्जांपल
बारूद से वो जो पटाखे बनाते हैं, पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज में। लेकिन सच बात तो ये है कि आज भी जो है काफी बच्चे काम करते हैं पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज में। सो वो खैर बात की बात है। तो आर्टिकल नंबर 24 क्या प्रोहिबिट करता है? इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 सॉरी 14 ईयर्स फैक्ट्री में, माइन में, हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 24 किस चीज में प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, यानी किसमें नहीं देता, दैट इज इट डज नॉट प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क। अगर कोई हार्मलेस या फिर इनोसेंट वर्क है तो वो तो प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी वहां पे 14 साल से कम बच्चे जो है काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 24 ही कह रहा है। लेकिन क्या है, 14 साल से कम बच्चे जो है, 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, वो क्या है, हजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, माइंस में काम नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते, रेलवे में काम नहीं कर सकते। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो ये जो है आर्टिकल नंबर 24 है। आगे बढ़ते हैं इसमें एक बारी। सो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको इन्होंने आदेश दिया, डायरेक्शन दिया कि भाई आप इस्टेब्लिश करिए चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। क्या करिए? चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाइए, जहां पे अगर कोई एम्प्लॉयर, यानी अगर कोई कह सकते हो कोई कंपनी का ओनर है या एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी बच्चे को 14 साल या 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अपनी फैक्ट्री में या अपनी कह सकते हो कंपनी में काम देता है, तो उसको जो है फाइन देना पड़ेगा। कितना? 20,000 फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड, यानी पर स्टूडेंट जो है 20,000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। और वो जो फाइन है वो किस में जाएगा? चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। तो इस फंड में जाएगा, और इस फंड का ऑफ कोर्स जो यूज है एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए काम आएगा बच्चों को। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आई होप सो। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। फिर आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या है, तो गवर्नमेंट ने जो है 2005 में क्या बनाया, एक एक्ट बनाया, दैट इज कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। गवर्नमेंट ने क्या बनाया, या फिर पार्लियामेंट ने एक कानून लेकर आते हैं 2005 में, जिसका नाम क्या था? द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और इसने जो है क्या प्रोवाइड करी, इसने स्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करी फॉर नेशनल कमीशन या फिर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। एंड चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफ वायोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यानी तो गवर्नमेंट जो है या फिर पार्लियामेंट जो है एक एक्ट लेकर आती है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो इसमें जो है इस कानून के जरिए जो है सारी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या बनाना पड़ेगा? उनको बनाना पड़ेगा नेशनल कमीशन, और स्टेट लेवल पे क्या बनाना पड़ेगा? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोर्ट भी बनानी पड़ेगी, जहां पे स्पीडी ट्रायल होगा ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है चिल्ड्रंस के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, तो वहां पे जो है जो चिल्ड्रन कोर्ट में जो है पर्टिकुलर जो केस है बहुत ज्यादा तेजी से चलेगा, तो अगर वायोलेशन होती है किसी भी चाइल्ड के राइट्स की। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो इस एक्ट के जरिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ये जो एक्ट है द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, इसके अकॉर्डिंग इसको यूज करके जो गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स में जो है स्टेट लेवल पे है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये स्टेट लेवल पे है। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसमें जो है डिफरेंट इसके इसके कह सकते हो यूजेस हैं, इसमें डिफरेंट इसके जो है रोल्स एंड फंक्शंस हैं। सो एक बार फंक्शंस देख लेते हैं। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि पॉक्सो एक्ट होता है, कि अगर भाई किसी कह सकते हो चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो उसमें ये वाला जो है आर्टिकल यूज होता है। और बहुत ज्यादा कह सकते हो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है इसमें, बहुत ज्यादा कह सकते हो हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स भी ऐसे केसेस में अरेस्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कह सकते हो कड़ी पनिशमेंट है इसमें, क्योंकि चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस होता है तो बहुत ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। तो इसी तरह से जो पॉक्सो एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में है? उसकी इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हाथ में है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी किसके हाथ में है? यानी किसके? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसी तरह से जो हमने राइट टू फ्री एजुकेशन पढ़ा था, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कौन देखता है? वो देखता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस कमीशन इज फर्दर मैंडेटेड
टू मॉनिटर द प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज थ्री। ये सबको समझ आ गया होगा। और ये कमीशन किस एक्ट के जरिए बनाई थी? ये कमीशन बनाई थी हमने, या फिर पार्लियामेंट ने, सॉरी, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये बहुत सिंपल चीज है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कह सकते हो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सो 2006 में जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो 2006 में ही गवर्नमेंट बैन कर चुकी थी जितने भी कह सकते हो छोटे बच्चे होते हैं उनको एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉय करना, ठीक है, या फिर किसी वर्कर की तरह यूज करना बच्चों को होटल्स में, ढाबाज में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स एक्सेट्रा। तो अगर आप देखते हैं किसी बच्चे को काम करते हुए किसी ढाबे पे, किसी रेस्टोरेंट में, या किसी के घर में एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, सो दैट इज टोटली इलीगल। क्या है वो? इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस चीज को बैन कर चुकी है और वो अलाउड भी नहीं है, देखा है हमने आर्टिकल नंबर 24 में। सबको समझ आ रहा होगा। और गवर्नमेंट ने वार्न भी करा कि भाई अगर कोई पाया जाता है, ठीक है, 14 साल से कम बच्चों को इन सब काम में कह सकते हो करवाते हुए अपने होटल में, ढाबे में, या फिर अपने घर में एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, तो इसमें जो है प्रॉपर कह सकते हो प्रोसिक्यूशन और पीनल एक्शन लिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो यहां तक हमने क्या पढ़ा है? यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 पढ़ा है इसमें हमने सबसे पहले ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल नंबर 24। सबको समझ आ गया होगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट? इसमें आर्टिकल पढ़ना है हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें क्या है 25 से लेकर 28 तक हमें आर्टिकल पढ़ने हैं। सो ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज वो डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड इफ पॉसिबल तो हमारी ये जो लेक्चर सीरीज है आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सीरीज होगी ये। हम कुछ भी चीज, एक भी चीज हम लीव नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सीरीज पढ़ लेते हो, इसको 2.5x जितने भी एक्स पे आपको समझ आता है, यानी 1.5x 2.5x स्पीड पे अगर देखते हो, तो मतलब बहुत जल्दी आपकी कवर हो जाएगी ये सीरीज ही। तो जो भी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।